हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि थर्मल स्टेबिलिटी होती क्या है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि स्टेबिलिटी टुवर्ड हीट। अगर कोई भी कंपाउंड है, अगर वह लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाए तो वह थर्मली लेस स्टेबल होगा, और अगर वो कंपाउंड हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो रहा है, मतलब हमें उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ रही है, तो वो क्या हो गया, थर्मली हाई स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब कंपाउंड को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करके डिस्कस कर रहा हूं। एक तो वो कंपाउंड जो कोवेलेंट होंगे और दूसरे जो आयोनिक कंपाउंड होंगे। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे हम। जो कोवेलेंट कंपाउंड है उस केस में हम क्या देखेंगे कि जो आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड एनर्जी के, या फिर मैं ये कहूं कि आपको पता है कि बॉन्ड एनर्जी होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी और बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, आसान होगा, यानी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। बॉन्ड एनर्जी अगर डिक्रीज होगी तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे HF से मैं Cl, HBr और HI की तरफ जा रहा हूं। इधर की तरफ क्या है कि फ्लोराइड है, क्लोराइड का साइज इससे बड़ा है, ब्रोमाइड का और बड़ा हो गया और आयोडाइड का सबसे बड़ा है। तो यहां पर इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो मैक्सिमम होगी और यहां बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी है वो मैक्सिमम है और इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, मिनिमम है। तो जाहिर सी बात है बॉन्ड एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थर्मल स्टेबिलिटी के। तो थर्मल स्टेबिलिटी HF की मैक्सिमम होगी और HI की मिनिमम होगी। अब दूसरा ये भी आपको पता है, इसी कारण से ये आसानी से डिसोसिएट होके H+ दे देता है। तो यह क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक होगा। जो हाइड्रोजन आयन दे दे वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं ना। तो यह सबसे आसानी से देगा, तो इनमें यह मोस्ट एसिडिक है और यह लीस्ट एसिडिक होगा। दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं इसी के ले रहा हूं कोवेलेंट कंपाउंड के। जैसे NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SbH3। यानी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहा हूं। नाइट्रोजन से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से आर्सेनिक, आर्सेनिक से एंटीमनी। तो साइज इंक्रीज होता जा रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। इसी तरह से आप इधर जाते हो, H2O से H2S, H2SE, H2T, डाउन दी ग्रुप क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी क्योंकि साइज है इंक्रीज होता जा रहा है। इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो, CH4 से अगर आप SiH4 की तरफ जा रहे हो, उससे GeH4 की तरफ जा रहे हो, तो इधर की तरफ जाओगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो एक बार ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी इन आयोनिक कंपाउंड। इसको भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं भाई। पहला है फॉर मोनो एटॉमिक एनाइन और दूसरा है फॉर पॉली एटॉमिक एनाइन। अब मोनो एटॉमिक एनाइन के केस में कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे वो देखो भी। तो पहले एग्जांपल ले लेता हूं। मोनो एटॉमिक एनाइन के कौन से एग्जांपल होंगे, आपके ऑक्साइड हो सकते हैं, हेलाइड हो सकते हैं आपके, इसके अलावा हाइड्राइड हो सकते हैं और इसके अलावा हो सकते हैं नाइट्राइड। ठीक है, ETC। तो इसके केस में यानी मोनो एटॉमिक एनाइन हो तो स्टेबिलिटी, आपकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेटिस एनर्जी के। और आपको पता है जो लेटिस एनर्जी होती है वो चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी मैं यहां लिख देता हूं कि डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। इधर आ जाओ, पॉली एटॉमिक एनाइन के केस में कैसे करोगे, पहले एग्जांपल ले लेते हैं पॉली एटॉमिक एनाइन के। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, कार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फेट, फॉस्फेट, ETC। मतलब बहुत सारे एनाइन ऐसे हैं जो पॉली एटॉमिक है।
पॉलीएटॉमिक एनायन समझ गए होंगे, जिनमें एक से ज्यादा एटम से मिलकर जो एनायन बना होता है उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीएटॉमिक एनायन कहेंगे। तो इनके केस में थर्मल स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे भी, इनके केस में जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो चेक करेंगे अकॉर्डिंग टू फजान रूल, यानी थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपको पता है केटाइन का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा। जैसे मैं बात कर रहा हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। मैं ऐसे लिख देता हूं, डाउन द ग्रुप साइज है केटाइन का इंक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। आयोनिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और आपको पता है जितना ज्यादा कंपाउंड आयोनिक होगा थर्मली वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। आयोनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होती है, ठीक है। यानी डाउन द ग्रुप आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस केस में तो क्या हो रही थी, डाउन द ग्रुप है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। मोनोएटॉमिक एनायन के केस में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और पॉलीएटॉमिक एनायन के केस में डाउन द ग्रुप है वो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर ये पोलराइजिंग पावर, कोवेलेंट कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर वाला फंडा समझ नहीं आ रहा है आपको तो मैंने फजान रूल पर एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो देखो आप। पहले इतना नोट करो, फिर एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इनके। पहले बात कर रहे हैं हम मोनोएटॉमिक एनायन की। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया मोनोएटॉमिक एनायन कौन कौन से होंगे। इस केस में क्या होती है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेटिस एनर्जी के। तो देखो एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ लिथियम ऑक्साइड का, लिथियम के बाद में सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड एंड सीजियम ऑक्साइड। आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो। अब इन पे पहले तो चार्ज देखो, लेटिस एनर्जी क्या होता है, चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप देखोगे सभी में +1 चार्ज है एल्कली मेटल पे और -2 चार्ज है ऑक्साइड के ऊपर। चार्ज तो मतलब सब में सेम है, तो चार्ज फैक्टर से हम थर्मल स्टेबिलिटी इस केस में डिसाइड नहीं कर सकते। तो आप देखोगे साइज क्या हो रहा है, इधर की तरफ जा रहे हो तो साइज बढ़ता जा रहा है और हमें पता है कि लेटिस एनर्जी है वो साइज की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी लिथियम ऑक्साइड मोस्ट स्टेबल है और सीजियम ऑक्साइड लीस्ट स्टेबल है। समझ आ गया होगा। इसी तरह से अगर मैं ग्रुप सेकंड की बात करूं एल्केलाइन अर्थ मेटल की, तो उसमें भी क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाओगे यानी बेरिलियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंटियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड की तरफ जाते हो तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा देखो, अब बात कर रहे हैं हाइड्राइड की। अगर आप लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड की तरफ जाओगे तो साइज इंक्रीज होगा और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरह बेरिलियम हाइड्राइड से आप बेरियम हाइड्राइड की तरफ जाओगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है और थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब बात कर रहे हैं हेलाइड की। अगर आप लिथियम हेलाइड से, हेलाइड इसमें सारे ही आगे भी, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। लिथियम हेलाइड से अगर आप सीजियम हेलाइड की तरफ जा रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रहा है लिथियम से सीजियम तक, है ना। एनायन इसके अंदर कॉमन है, ठीक है। और एल्कली मेटल डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। इधर भी क्या होगा, अगर बेरिलियम हेलाइड से आप बेरियम हेलाइड की तरफ जाते हो तो साइज इंक्रीज होगा और थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। चार्ज सब में सेम रहेगा। अब दूसरा देखो कि अगर आप लिथियम नाइट्राइड से नीचे की तरफ जाते हो, वैसे तो ये याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको क्योंकि नीचे वाले नाइट्राइड बनाते ही नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं लिख देता हूं, थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। 3 क्यों आया आपको पता है, इस पे -3 चार्ज है और इस पे क्या है, +1 चार्ज है। +1 -3 इस तरह से करते हो ना, क्रॉस रूल लगाते हो। इधर भी क्या होगा, बेरिलियम नाइट्राइड से, उसमें ध्यान रखना भी सिर्फ लिथियम है वही नाइट्राइड बनाता है, बाकी नाइट्राइड नहीं बनाते, ठीक है। नोट डाल के लिख लेना। इधर बेरिलियम नाइट्राइड से अगर आप बेरियम नाइट्राइड की तरफ जाते हो
तो साइज इंक्रीज हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब एक और लिखो भी, अगर आप जैसे मैं कार्बन के ले रहा हूं, कार्बन टेट्रा हेलाइड है, ठीक है, कार्बन के नीचे क्या आएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे, चलो मैं सारे लिख देता हूं, इस तरह नीचे की तरफ जा रहे हो, तो नीचे की तरफ जाओगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ये तो मैंने टेट्रा हेलाइड लिख दिए, अब इनके अगर मैं डाई हेलाइड की बात करूं, तो इस केस में मैंने एक लेक्चर बना रखा है इनर्ट पेयर इफेक्ट पर, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट देख लेना। तो इनमें क्या होता है कि जो लोअर एलिमेंट होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, यानी जो अपर एलिमेंट अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो लोअर वाले क्या करेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अगर अपर वाले जो एलिमेंट है वो +5 कर रहे हैं तो नीचे वाले +3 करेंगे, यानी 2 यूनिट लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो लोअर मेंबर होते हैं। ठीक है, तो इनकी यह भी बात ध्यान रखनी है कि जो लोअर मेंबर है उनकी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगी और हायर मेंबर की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। ठीक है, तो इनकी तो +2 फॉर्म में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये हेलाइड, ये 2 हेलाइड एग्जिस्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया डाउन दी ग्रुप जाते हो तो +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और +4 की स्टेबिलिटी घटती जाएगी, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट एक बार वो लेक्चर देख लेना, उससे ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब डिस्कस कर रहे हैं अभी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन की। तो इस केस में क्या होगा कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। ठीक है, और आपको पता है डाउन दी ग्रुप जाते हो तो केटाइन का साइज इंक्रीज होता जाएगा, साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन पावर या पोलराइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी, और पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डाउन दी ग्रुप मैंने पहले लिखा भी था, डाउन दी ग्रुप क्या होता है, साइज केटाइन का इंक्रीज होगा, और केटाइन का साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होंगे, आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे और थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड से आप जाते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड की तरफ। साइज क्या है, केटाइन का बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ेगा तो इनकी पोलराइजिंग पावर घटेगी, पोलराइजिंग पावर घटेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होंगे और आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, जिससे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन सा होगा, सीजियम हाइड्रोक्साइड होगा, और लिस्ट स्टेबल कौन सा होगा इनमें, लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसी तरह अगर आप बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जाओगे तो क्योंकि साइज बढ़ रहा है केटाइन का, और हमें पता है कि अगर केटाइन का साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। यहां थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। अब आपसे कंपेयर करवा ले कि लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में से थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है। जाहिर सी बात है, यहां +1 चार्ज है और यहां +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज है और इसका साइज भी छोटा है लिथियम के कंपेयर में, तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। यहां इसके कंपेयर में इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो कम होंगे, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे, इस कारण से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि ग्रुप फर्स्ट के जो भी कोई पॉलीएटॉमिक एनाइन है उनकी स्टेबिलिटी ग्रुप सेकंड से ज्यादा होगी। ठीक है, इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो लिथियम कार्बोनेट का, नीचे की तरफ जाते हो सीजियम कार्बोनेट की तरफ, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, बाइकार्बोनेट के केस में भी ले लो, लिथियम बाइकार्बोनेट से अगर आप सीजियम बाइकार्बोनेट की तरफ जा रहे हो तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप पॉलीएटॉमिक ले लोगे, डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज ही होगी। इधर आ जाओ, इधर आप अगर बेरिलियम कार्बोनेट से
बेरियम कार्बोनेट की तरफ जा रहे हो तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे सल्फेट ले लो। अगर आप लिथियम सल्फेट से सीजियम सल्फेट की तरफ जा रहे हो तो केटाइन का साइज बढ़ रहा है, पोलराइजिंग पावर घट रही है, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इधर भी ले लो, क्या होगा, बेरिलियम सल्फेट से अगर आप बेरियम सल्फेट की तरफ जा रहे हो तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कर लोगे। अब आपसे एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। इन तीनों में से आपसे पूछ ले कि मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, तो आपको पता है अगर आप पीरियड में इधर की तरफ जा रहे हो तो साइज डिक्रीज हो रहा है। दूसरा देखो, इस पे +1 चार्ज है, इस पे +2 चार्ज है, इस पे +3 चार्ज है, तो मतलब इसकी पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी मैक्सिमम होंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। इसकी पोलराइजिंग पावर क्या है, मिनिमम है, तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर क्या है, मैक्सिमम है, तो इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, नोट करो। दूसरा एक बात और ध्यान रखना भी कि ग्रुप फर्स्ट में, मैं यहां लिख देता हूं, ग्रुप फर्स्ट के केस में क्या होता है, लिथियम को छोड़ दो। लिथियम क्या करता है, स्मॉल साइज होने के कारण एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहा है, यह मैं पीरियोडिक टेबल में आपको बता चुका हूं। लिथियम को छोड़कर इसके जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम है, इनके हाइड्रोक्साइड, इनके सल्फेट और इनके कार्बोनेट थर्मली मोस्ट स्टेबल होते हैं और ये डिकम्पोज नहीं होते। क्या लिखोगे, डज नॉट डिकम्पोज। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। आपके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे सल्फेट हो, चाहे कार्बोनेट हो, वो डिकम्पोज नहीं होंगे। लिथियम के हाइड्रोक्साइड, सल्फेट और कार्बोनेट है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तो उसमें इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेरी तरफ से थर्मल स्टेबिलिटी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।